हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज मैडम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर और कम से कम टाइम में इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी है कि बोर्ड एग्जाम आपके हमारे एक हफ्ते बाद है, तो कम से कम टाइम में हम चैप्टर को कवर करें। ठीक है, तो वीडियो से बहुत लंबी हो जाती है, तो हमें शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। लास्ट चैप्टर है हमारा ये चैप्टर नंबर 15। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है भाई? देखो पहले क्या होता था, कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। कभी कुछ प्रोडक्ट में कुछ मिला दिया या उसके ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट दे दिए, जिससे प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बहुत नुकसान हो गया। मतलब अलग अलग तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, चीट होती थी, धोखा होता था, इस तरह से समझ लो। तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। कंज्यूमर जाए तो जाए कहाँ, पुलिस कंप्लेन करे, क्या करे, बहुत दिक्कतें होती थी, है ना। तो उसके लिए क्या लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया कि अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो वो कंज्यूमर फोरम में, कहाँ पे? कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सकता है। कहाँ पे बेटा? कंज्यूमर फोरम। जैसे कोर्ट वगैरह होते ना, तो उसके लिए कंज्यूमर के लिए अलग से बनाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर फोरम। 3 फोरम बने, एक बना बेटा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा बना आपका स्टेट और तीसरा बना बेटा आपका नेशनल। ये तीनों अलग अलग लेवल पे था कि छोटे मोटे मामले की बात है डिस्ट्रिक्ट में, और बड़ी बात है तो स्टेट में, और बहुत बड़ी बात है तो नेशनल में। अब इसको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। इनडायरेक्टली शॉर्ट में मैंने बता दिया कि ये सारी तीनों चीज़ें बनी। समझ में आ रही बात? तो अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब क्लियर है। ठीक, तो सबसे पहले देखो नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लास्ट ये 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया था। देखो ध्यान से, क्या है ये नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? देखो कंज्यूमर को नीड होती है, हाँ कि ना? जी सर होती है। मतलब क्या जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? मतलब कंज्यूमर को नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या नीड है? सबसे पहला, कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका पर्पस कौन है? कंज्यूमर है ना। तो कंज्यूमर के साथ चीट करना क्यों? कंज्यूमर के साथ धोखा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर ही तो मेन पर्पस है ना। तो अगर कंज्यूमर को ही आप धोखा दोगे तो वहाँ पर क्या होगा? तो अगर इसलिए क्या कर लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन करें और कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन या चीट वगैरह ना होने पाए। नंबर 2, बिजनेस इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिजनेस का मतलब क्या है? ह्यूमन वेलफेयर है। देखो बिजनेस का मतलब पैसा कमाना नहीं है खाली, ठीक है, प्रॉफिट तो कमाना है, अपनी लाइफ तो चलानी है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर भी करना है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब समझते हो बेटा? मतलब लोगों का भला हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि आपने बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, नहीं, उनको भी लगना चाहिए ना, हाँ भाई प्रोडक्ट लाए हैं तो कुछ हमारा भी वेलफेयर हुआ है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे फीस ले रहा हूँ, खाली फीस लूँ कोचिंग में, लेकिन आपको पढ़ाऊँ ही नहीं, खराब पढ़ाई चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा ना। ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। ठीक। नंबर 3, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। इसका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव। मतलब बिजनेस का एक पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। मतलब समाज को लेके, सब कुछ लेके, सबका वेलफेयर हो, इंसान का वेलफेयर हो, खाली प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी को साथ में लेकर चलना इसका पर्पस है। समझ में आ रही बात? इसके क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं, सोसाइटी को भी साथ में हमें लेकर चलना है। समझ में आ रही बात? जी सर। नंबर 4, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो हो, साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी हो। देखो एक लाइन लिखी है इसमें, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इज द एम ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री का एम क्या है? ग्रो करना है विद सोशल जस्टिस। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, मैंने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा और वो मान लो ख़राब हो गया, उसमें वारंटी वगैरह दी गई थी। वैसे मैंने एक मोबाइल लिया, क्या लिया मैंने? एक मोबाइल फ़ोन लिया, और अब मोबाइल फ़ोन की वारंटी थी 1 साल की, मेरी खुद की थी, पैनासोनिक का मैंने मोबाइल लिया था। अब वो 6 महीने में ख़राब हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वारंटी थी बनाने के लिए दिया, लेकिन वो बन नहीं पाया। उससे मेरे डेटा जितने थे लॉस तो हो गए, डाटा वगैरह जो थे, लेकिन अब जब नहीं बन पाया, पहले तो उन्होंने बनाया, बहुत कोशिश करी, जब नहीं बना तो उन्होंने मुझे न्यू मोबाइल दे दिया। ठीक है, कुछ पैसे लगे एक्स्ट्रा क्योंकि महंगा था थोड़ा, लेकिन उसके बिहाफ पे मुझे न्यू मोबाइल मिल गया। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? सोशल जस्टिस। मतलब ग्रो तो किया, साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी किया। खाली अगर बोल देते नहीं भैया अब नहीं बन रहा, अब चाहिए, तो फिर वहाँ पर क्या होता? गलत हो जाता। तो पैनासोनिक वालों ने क्या किया? मेरे साथ सोशल जस्टिस भी किया। समझ में आ रही बात? नंबर 5, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? खुद के लिए भाई
देखो आप जो भी सामान बनाते हो कंज्यूमर के लिए ही तो बनाते हो एज अ बिजनेस। सेल्फ इंटरेस्ट, आपका खुद का भी तो फायदा है। आप बिजनेस हो, आप बिजनेस कर रहे हो और अपने खुद के ही साथ मतलब कंज्यूमर के साथ धोखा करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आप बिजनेस में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। जो विदेशी कंपनियाँ, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो भी हमारी कंट्री में काम करती हैं। अगर हम चीट करेंगे तो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे। मतलब देखो, आप लॉन्ग टर्म तक बेवकूफ़ बना के बिजनेस में नहीं टिक सकते हो, तो आप खुद की हेल्प, खुद का इंटरेस्ट, समझ रहे हो, खुद से कर सकते हो। अगर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो कल को आप नहीं टिक पाओगे। 1 साल 2 साल 3 साल बेवकूफ़ बना लोगे, फिर उसके बाद बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कंज्यूमर के बारे में सोचो और खुद की हेल्प खुद से कर लो। समझ रहे हो बेटा? ये हो गई आपकी नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक। अगला टॉपिक है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं? देखो, कंज्यूमर का राइट्स का मतलब क्या है। एक कंज्यूमर है तो उसके पास क्या क्या राइट्स है, समझो बात को। सबसे पहला, राइट टू सेफ्टी। क्या है बेटा? राइट टू सेफ्टी। अभी राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? देखो, राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा आपने प्रोडक्ट खरीदा जिससे आपको कोई इंजरी हो सकती है या हो गई, तो उसके बारे में तब क्या होगा। जैसे सपोज लो, आपने कुकर लिया, वो समझते हो अच्छी कंपनी का कुकर लेके आए, उसे बोला हाँ अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब आप खाना बन रहा है तो मान लो कोई इंजरी हो गई, कुकर फट गया, कहाँ जाओगे आप लोग? समझ लो। चलो चलो बच गए या इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे घटना घट गई, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास राइट्स है, राइट टू सेफ्टी का। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ घटना घटती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ कंप्लेन कर सकते हो? कंज्यूमर फोरम में दौड़ते हुए जाना और वहाँ पर कंप्लेन कर देना। और कंज्यूमर फोरम का नाम कंज्यूमर कमीशन भी कर दिया गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर फोरम में जाओगे और वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो कि आपका ये राइट है। कोई भी ऐसी चीज़ घटना घटती है, जैसे मोबाइल है फट गया, मान लो इतने भाई सब कुछ था, नहीं होगा, ऐसी कौन सी बैटरी लगाई थी कि मोबाइल फट गया। तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो आपके पास राइट है, राइट टू सेफ्टी का। ये आपको पता होना चाहिए। कल को मान लो कोई घटना घट गई, आपको पता ही नहीं, आप कहाँ जाओ, क्या करोगे? आप पुलिस कंप्लेन करवाओगे, किसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाओगे, ठीक है। तो आपका राइट्स है कि आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। नंबर 2, राइट टू बी इन्फॉर्म। आपका अगला राइट्स है राइट टू बी इन्फॉर्म, कि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। मतलब बेटा, जैसे मान लो आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, एक्सपायरी डेट हो गई है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसको यूज़ कैसे करना है। कोई क्रीम ली आपने, आप उसको खाली रात में लगाना, आप दोपहर में भी सूरज भी जा के लगा रहे हो सन में, तो उससे आप क्या हो रहा है, धूप में जा रहे हो, कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम हो गई। तो ये आपका राइट है कि वो आपको इन्फॉर्म करे कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। उसने नहीं बताया तो आप कंप्लेन कर सकते हो, कहाँ? कंज्यूमर फोरम में। नंबर 3, राइट टू बी चूज। आपका राइट्स है, आप गए हो वीवो का मोबाइल लेने, वो पीछे पड़ गया है, अरे एमआई का लो, तो ऐसा नहीं कर सकता है। वो ज़बरदस्ती फोर्स करेगा तब भी आप कंप्लेन कर सकते हो। समझ में आ रही बात? नंबर 4, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है? आपकी बात को सुना जाना। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा राइट इसके ऊपर तो डिपेंड है। आपकी सेफ्टी नहीं रही, आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया, आपको चूज़ नहीं करने दिया गया, तो आप क्या कर सकते हो? जाके कंप्लेन कर सकते हो कंज्यूमर फोरम में, और आपकी बात को सुनना राइट है आपका। अगर आपकी बात को नहीं सुनी जा रही है तो आप और हाई लेवल में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। ये आपका राइट है कि आपकी बात को सुना जाएगा। नंबर 5, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब बेटा ये होता है कि अगर मान लो आपके साथ कोई घटना घट गई, जैसे मोहन ने मोबाइल लिया था 10,000 का, ठीक है, अब वो ख़राब हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कंपनसेशन मिलना। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कंपनसेशन का मिलना। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है कि अगर आपका राइट से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट था जो ख़राब निकल गया तो वो उसको कंपनसेट करे, चाहे दूसरी चीज़ आपको दे या उसका पैसा आपको दे, ठीक। और नंबर 6 पे है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको अवेयर कराना, कि आपको अवेयर कराया जाए। गवर्नमेंट अक्सर देखो ऐड चलाती भी है, रेडियो पे, टीवी पे, जागो ग्राहक जागो, ऐसी बहुत सी ऐड आती है। इसमें आपसे बोला जाता है कि आपको बिल लेना है, कोई ओटीपी मांग रहा है अगर आपसे फ़ोन करके बैंक अकाउंट की, तो वो आपको नहीं देना है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाती है। एक राइट लिखना भूल गया मैं, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। ये भी लिख लो, राइट
टू हेल्दी इन्वायरमेंट। इसका राइट क्या है भैया? इसका मतलब बेटा ये है कि आपका राइट है कि आपका हेल्दी एनवायरनमेंट रहे। अगर कोई कंपनी है जो आपको पॉल्यूशन फैला रही है, आपके एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रही है, तो आप उसके खिलाफ भी जाके कंप्लेन कर सकते हो उस फैक्ट्री के बारे में, उस कंपनी के बारे में कि एनवायरनमेंट को वो इफेक्ट कर रहा है। तो ये आपका राइट है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, MCQ में तो और ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है बेटा मेथड्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मेथड्स क्या क्या होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के? देखो, नीड हो, राइट हो, मेथड्स हो, कुछ ना कुछ पेपर में तो आपके बन रहा होगा, इसको अच्छे से देख के जाओ। मेथड, कैसे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला जो मेथड है वो है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प, ठीक है। तो पहला क्या बेटा? सेल्फ हेल्प। तो सेल्फ हेल्प का मतलब यहाँ पर क्या है? सेल्फ हेल्प का मतलब बेटा यहाँ पर यह है कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो अपनी दुकान चला रहे हैं, तो अपनी हेल्प खुद से करना चाहिए उनको। पहली चीज़ कि भाई देखो, बिजनेस आपका चलता किससे? कंज्यूमर से। तो आप कंज्यूमर के बारे में सोचो ना, समझ रहे हो? खाली अपने बारे में सोचोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे। तो पहला तरीका ये, जो बिजनेसमैन है वो उनके अंदर एथिक्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लेकर चलना चाहिए कि वो किसी के साथ चीट ना करे। समझ में? सेल्फ हेल्प। क्लियर? नंबर 2, कंज्यूमर अवेयरनेस। दूसरा तरीका ये कि एज अ कंज्यूमर हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारी चीट हो गया, धोखा हो गया, तो हम जाके कहाँ पर कंप्लेन करेंगे? हमें पता ही नहीं यार कि हमारे साथ कोई बेवकूफ़ बना रहा हुआ है हमें, और हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंज्यूमर अवेयरनेस। नंबर 3 पर है बेटा कंज्यूमर एसोसिएशन। कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब बेटा ये होता है कि बहुत से ऐसे नॉन NGO वगैरह हैं, बहुत से ऐसे सोसाइटी हैं जो कंज्यूमर को जागरूक कराते हैं, है ना, सेमिनार वगैरह कराते हैं। उनको एसोसिएशन मतलब कंज्यूमर एसोसिएशन है, कंज्यूमर के हित के बारे में सोचते हैं, कंज्यूमर को अवेयर कराने का काम करते हैं। नंबर 4, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जब बहुत ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर को बचाने के लिए गवर्नमेंट आती है। ठीक है, हमारे अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, CM जी हैं, तो वो लोग जो हैं आके इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रोल प्ले करते हैं कि ताकि गवर्नमेंट मतलब वो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सके, कंज्यूमर से चीट ना हो सके। तो क्या है उसमें जी? सबसे पहले पब्लिसिटी करती है गवर्नमेंट, TV पे, रेडियो पे अलग अलग ऐड चला के, ताकि कंज्यूमर अवेयर हो सके। अक्सर ऐड आती है इस तरह की चीज़ें ना हो, ये ना हो, बिल मांगो, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। नंबर 2, अवार्ड्स देती है। जो इस तरह के काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट होने से बचा रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं, उनको अवार्ड्स देती है ताकि और लोगों के अंदर भी भावना जागे कि हाँ, हमें अवेयर होना है। नंबर 3, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बोलती है ऐसा प्रोडक्ट मत यूज़ करो जिससे एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो। इस सब बारे में भी काम करती है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स चलाती है, भाई कंज्यूमर के लिए वेलफेयर फंड्स का इंतजाम करती है। और लास्ट है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब कोई भी कंप्लेन वगैरह है तो वो जाके लोक अदालत में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, इसका भी बंदोबस्त गवर्नमेंट कराती है। तो ये मेथड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। ये इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट इसकी सबकी हेडिंग जरूर से पढ़ के चले जाना। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये हो गया कि मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे भी जो भी बच्चा है उसको भी जल्दी से कंप्लीट कराता हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था, 2 एक्ट आए। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, ठीक। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, ठीक। तो बाद में कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस क्यों किए गए? देखो, पहले सारे जो सामान होते थे वो ऑफलाइन खरीदे जाते थे, दुकान में आप जाते थे, सामान खरीदते थे, वहाँ से कुछ कंप्लेन वगैरह आती थी तो आप क्या करते थे, इसके अकॉर्डिंग सारा काम हो जाता था। बट बाद में ऑनलाइन मार्केट भी आ गई, अब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह भी आ गए। अब जब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह आ गए तो वहाँ पर अगर कंप्लेन करनी हो तो कहाँ जाओगे? तो उसके लिए कुछ चीज़ें चेंज की गई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। समझ में आ रही बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो, 3 कमीशन होते थे, 3 फॉरम होते थे। अम्मी हाँ, तो बेटे 3 फॉरम होते थे, जिसमें सबसे पहला फॉरम है कि जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली होता क्या है ना, तो पैरेट है मेरा, बहुत टू 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 मेरी आवाज़ सुन के चिल्लाने लगता है, इसीलिए 2 मिनट ले गया था, ठीक है। तो 3 फॉरम में बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट फॉरम,
डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। फिर दूसरा जो है अब आपका है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा है, कब फॉर्म लिखा है, हाँ कमीशन ही लिखा है, ठीक है। फिर स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, और तीसरा जो है वो है नेशनल कमीशन। 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मसला क्या है सर, देखो अलग अलग मामला है कि यह है कि अगर मान लो कंप्लेन जो है आपकी, अगर पहले के टाइम में 1986 में कंप्लेन आपकी अगर 0 से 25 लाख के बीच में, 0 से 25 लाख तक की है, तो आप कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर आपकी कंप्लेन 25 लाख से 1 करोड़ तक की है, तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट कमीशन में जाओगे। और अगर 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेन है, पैसे का मामला है, तो आप कहाँ जाओगे बेटा, नेशनल कमीशन में जाओगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक। 2019 में क्या हुआ, चीज़ें चेंज की गई और अब आपको लिमिट इसकी बढ़ा दी गई, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ठीक। डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, 0 से 25 लाख था, अब वो 1 करोड़ तक कर दी गई, 0 से अप टू 1 करोड़ बढ़ा दी गई, ठीक। फिर 25 लाख से 1 करोड़ थी, उसको 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया, ठीक। और नेशनल में क्या हुआ, 10 करोड़ प्लस कर दिया गया। इस चीज़ को याद रखना, अमाउंट चेंज कर दी गई। पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 0 से इतना था, इतना हुआ, इतना हुआ, अब डिस्ट्रिक्ट में इतना, स्टेट में इतना और नेशनल में इतना कर दिया गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर आई। अब देखो डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें और क्या है, देखो नोट्स में दे दूंगा, बोल दे रहा हूँ पहले कि कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या होता है कि एक सेकेंड याद रखना, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 1 पर्सन, 1 प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, ठीक है। 2 अदर मेंबर्स होते हैं और जिसमें एक वुमेन का होना जरूरी है, एक लेडी होती है। समझ में आ रही बात? जी सर। उसके बाद क्या लिखा है, देखो बेटा, अपॉइंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है इसको, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। फिर फॉर डिस्प्यूट अप टू 1 करोड़, ये इसके हिसाब से है, अब नया चेंज हो गया अप टू 1 करोड़। फिर इफ अनसेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंज्यूमर कैन अप्रोच स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। अगर खुश नहीं हो तो 45 दिन के अंदर आप अगले स्टेट में जाके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मेन अमाउंट का मसला याद रखना, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है, स्टेट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट होता है, मिनिमम 4 अदर मेंबर्स है। स्टेट में क्या है, यहाँ पे 1 प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पर क्या है आपका 1 प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 मेंबर्स थे, वहाँ पर 4 मेंबर हो जाएंगे। और फाइनल वाले में भी 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स ही रहते हैं, आई थिंक। हाँ, तो स्टेट और नेशनल में सेम मेंबर है, स्टेट और नेशनल में 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स, 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में क्या है बेटा, 1 प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स, ठीक। नोट्स में लिखा था, सिंपल चीज़ें, कोई समझाने वाली बात है, इसको जाके एक बार रीड कर लेना। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है अक्सर, यहाँ तो समझ में आ गया ना, ठीक है। हु इज अ कंज्यूमर एंड हु इज नॉट अ कंज्यूमर। कौन कंज्यूमर है और कौन कंज्यूमर नहीं है। तो बेटा इतनी सी याद रखो, कंज्यूमर वो है जो प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको यूज करता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूमर वो है जो प्रोडक्ट को खरीद के कंज्यूम करता है, वो कौन है, कंज्यूमर है। और जो प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट को खरीदता है दोबारा रीसेल करने के लिए, क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, या फिर उससे कुछ और बनाता है, उसको वो कंज्यूमर नहीं होता। जैसे मैं हूँ, ये मार्कर खरीदा, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, लेकिन मैंने ये मार्कर खरीदा किसी और को बेचने के लिए, दैट मीन्स मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। इस बात को याद रखना, कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पे आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। इतना ही पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लो। और पूरे चैप्टर की नोट एक साथ अपलोड कर रहा हूँ। सवाल का नोट्स है, बहुत शॉर्ट नोट्स है, 60 पेज में पूरी की पूरी बुक है, उतना पढ़ो,
इनफ है आपके लिए, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है आज रात तक सारे के सारे डाल दूंगा, ताकि आप इजीली पढ़ सको और अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सको अपना कॉमर्स क्लास 2024 का एग्जाम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।